नमस्कार, रामा मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने 1 करोड़ तक की जो पूर्ण संख्या है उनके बारे में हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। इसके साथ ही हमने स्थानीय मान और तुलना किस तरह से की जाती है इसको भी हमने एक वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझा है। साथ ही जो भारतीय मुद्रा है उसको भी हमने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही उपयोगी जानकारी के रूप में मैंने एक संयोजक रूप में आपको छोटा सा वीडियो भी एक दिया है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी ये वीडियो बन रहे हैं रीड संबंधी उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिलेगा। साथ ही एक और निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जो साथी है आपके जैसे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो पहली इकाई हमने समाप्त कर दी है और दूसरी इकाई की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ वीडियो इसमें भी बन चुके हैं। इस दूसरी इकाई के अंतर्गत हमने भिन्न की अवधारणा है उसको भी बहुत ही सरल तरीके से समझा है। साथ ही जो भिन्नों उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न जो है, भिन्नों के जो प्रकार है उनको भी हमने सरल तरीके से हर चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है। किस तरह से हम समान हर वाली या असमान हर वाली जो उचित भिन्न है उनकी हम तुलना किस तरह से कर सकते हैं, इनको भी बहुत ही सरल तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बिल्कुल समझाने का प्रयास किया है। कहीं मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं भी समझने में शायद दिक्कत आई होगी। फिर भी अगर आपको, हमेशा मैं वीडियो में कहता रहता हूँ कि आपको अगर कहीं छोटी सी भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आपकी गाइड में आप जितने भी इनसे संबंधित प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनको आप अभ्यास प्रश्नों को अधिकतम हल कीजिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ आप जितना अधिक मैथ्स में अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। तो अगर आपके अभ्यास में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें आपकी हर छोटी से छोटी समस्या का भी मैं उसमें समाधान आपके करता रहूँगा। साथ ही एक जो वीडियो था जिसमें हमने भिन्नों को जोड़ना और घटाना भी बहुत ही सरल तरीके से सीखा था, तो आज का जो वीडियो है उसमें द्वितीय इकाई का जो अंतिम जो बिंदु दिया हुआ है, भाज्य और अभाज्य संख्या, साथ में संयुक्त संख्या जो है उनके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे और किस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है वो भी हम इस वीडियो में शॉर्ट में समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभाज्य और संयुक्त संख्या है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, वैसे ये जो जितनी भी संख्या है, ये संख्या जितनी संख्याओं का प्रकार है वो हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं तो लगभग तो हमको जानकारी इसके बारे में होती है, लेकिन गहनता से जानकारी होना भी आवश्यक है क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभाज्य जो संख्या है ये तो हमने बुक में बहुत सारी पढ़ी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, लेकिन इनके जो पर्यायवाची जो शब्द है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में उन शब्दों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है तो हमें वो भी शब्द मालूम होने चाहिए कि अभाज्य जो संख्या है उसका जो दूसरा जो नाम है उनको रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे दिमाग में होनी बहुत आवश्यक है क्योंकि आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर अभाज्य शब्द ही मिले, अभाज्य की जगह वहाँ रूढ़ संख्या भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वह शब्द से ही स्पष्ट है। अभाज्य, भाज्य का अर्थ होता है जिसमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, और अभाज्य है जिसमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग न जाए, वो कहलाएगी अभाज्य। अब कौन सी संख्या का भाग जाना चाहिए, कौन सी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो ये जो हमें ज्ञात हो जाएगा तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हम सरल शब्दों में अगर कहें तो अभाज्य संख्या वे संख्या होगी जिसमें या तो केवल एक का भाग या उस स्वयं जो संख्या है उस संख्या का ही उसमें अगर पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। या हम इसको अन्य शब्दों में कहें तो ऐसी संख्या जिसमें एक और उस जो स्वयं जो संख्या है उस संख्या के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, ये दोनों ही रूपों में मैंने इसको आपको समझाया। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे पास एक संख्या है जैसे 2। ठीक है, अब 2 को अगर हम सरल रूप में देखें तो इसमें किसका भाग जाता है, या तो 1 का भाग पूरा पूरा जाता है या इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये जो संख्या कहलाएगी जिसके केवल 2 ही अभाज्य जिसके गुणनखंड होते हैं, जिसमें एक तो 1 होगा और दूसरा वो स्वयं वो संख्या है, तो वो जो संख्या कहलाएगी वो कैसे कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरह से जैसे 3 है, 3 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 के भी गुणनखंड कौन सा होगा, 1 और 3, केवल 2 ही उसको संख्या मिलेगी जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये कहलाएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम ये समझते हैं
जो प्रश्न जो आता है अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं अभाज्य संख्या से संबंधित, वो इस तरह से आता है जैसे ये पूछ लिया कि 1 से लगाकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, या 1 से 50 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, या ऐसा आ गया 20 से लगाकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में दिखते हैं। तो हमें कम से कम 1 से लगाकर 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है उन संख्याओं के हमको याद होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समय की बचत होगी। सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि 1 से लगाकर 100 तक की कुल मिला के कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप याद रखें 25 संख्या है। कितनी संख्या है? ऐसे 25 संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब आपको एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि मैं हमेशा ही हर वीडियो में आपको कहता हूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आपको इस तरह के जो शॉर्टकट जो है या जो अच्छी जो जानकारियां है वो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें, ताकि जब भी आप इसको पुनः स्मरण करना चाहें तो वहां से हम इसको स्मरण कर सकते हैं। तो आप साथ में नोट भी करते रहें। तो 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो कुल कितनी संख्या है? 25। तो आइए 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या है उन पर अपने एक बार नजर दौड़ा देते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। उससे बड़ी 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये कुल मिलाकर 25 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इनमें आपको जो दूसरा जो तरीका है वो आपको अभाज्य संख्या को किस तरह से याद रखना है, आप ये याद रखें जैसे 1 से 10 तक की जो अभाज्य संख्या है वो कितनी संख्या है, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए कि 4 संख्या है। उसके बाद में 11 से 20 जो है वो कितनी संख्या है, वो भी 4 संख्या है। उसके बाद में 21 से लगाकर 30 तक की जो संख्या है वो 2 संख्या है अभाज्य संख्या। उसके बाद में 31 से 40 के बीच की 2 संख्या, फिर 40 से लगाकर 50 के बीच की 3 अभाज्य संख्या, फिर 51 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्या, और 60 से 70 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या, 71 से लगाकर 80 के बीच की 3 अभाज्य संख्या, फिर 81 से 90 के बीच की 2 अभाज्य संख्या, और 91 से लगाकर 100 के बीच की 1 अभाज्य संख्या। यानी इस तरह से हमें टुकड़ों में भी ये अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है हमें याद होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रश्न आए, जैसे वहाँ ये पूछ लिया कि 31 से लगाकर बताइए 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम जल्दी से काउंट करके बिना समय गवाए हम आंसर बता सकते हैं। तो इससे हमारे समय की बचत होगी। ठीक है। तो एक तो हमें ये याद होना चाहिए कि 1 से लगाकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न आता है वो ये पूछा जाता है कई बार कि जैसे 101 से लगाकर 200 के बीच में कुल कितनी संख्या होती है अभाज्य संख्या। या दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है, जैसे मैं बात करें संयुक्त संख्याओं की, तो इसको मैं थोड़ा सा साथ में ही समझा दूं। तो अब देखिए अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या कौन सी होगी? वे संख्या जो अभाज्य नहीं है। सीधा सा अर्थ है, जितनी भी अभाज्य संख्याओं को छोड़कर संख्या है वो सारी क्या है? संयुक्त संख्या है। ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या, बाकी जो प्रश्न है उनमें आपको आंसर लिखने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि 101 से लगाकर 200 तक की कुल जो है अभाज्य संख्या कितनी है, अगर हमें ये चीज मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं? 101 से लगाकर 200 तक की अगर हमें संयुक्त संख्या पूछी हो तो उसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये मालूम हो कि 101 से लगाकर 200 तक की कुल अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 21। ठीक है। तो अगर हमें ये पता है कि 101 से लगाकर 200 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 21। तो हमें अगर संयुक्त संख्याएं निकालनी है तो हम सीधा सा ज्ञात कर सकते हैं। यानी 100 में से जो 21 अभाज्य संख्या है उनको हम अगर कम कर दें तो हमारे पास जो होगी क्या हो जाएगी? संयुक्त संख्या हमें मिल जाएगी। यानी 79 जो है वो हमारे पास संयुक्त संख्या हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आगे जो है 201 से लगाकर 300 के बीच की है वो भी संख्या मैं आपको अभी नोट करवा दूंगा। तो अभी पहला जो ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है 1 से लगाकर 100 तक की जो संख्या है, उस संख्याओं में अगर हमें संयुक्त संख्या अगर पूछी जाए तो हमें ये दिक्कत आती है। क्यों आती है दिक्कत? उसका कारण ये है कि ये अभाज्य संख्या इसमें कितनी है? 25। तो अब अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि इसमें संयुक्त संख्याएं कितनी है, अगर हमें ये पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में कुल मिलाकर कितनी संयुक्त संख्या होती है, तो शायद हम जल्दबाजी में ये आंसर लिख देते हैं कि कुल 100 में से अगर 25 अभाज्य संख्या है तो शेष बच गए 75। वो क्या हो जाएगी? संयुक्त संख्या। और ये आपको ऑप्शन में भी जरूर दिखेगा, लेकिन ध्यान रखें ये अगर आपने ये ऑप्शन को अगर आपने चयन किया तो आपके ये ऑप्शन गलत होगा। उसका कारण ये है कि संयुक्त संख्या वैसे देखी जाए तो अभाज्य संख्या अगर 25 है तो शेष जो बची वो सारी क्या है? संयुक्त संख्या। लेकिन इसमें जो पहली जो संख्या है 1, यह संख्या विवादित संख्या है।
इस यह संख्या न तो इसे हम अभाज्य संख्या इसको मानते हैं, न ये संयुक्त संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल अलग छोड़ना है, इनको छोड़कर ही हमें ये काउंट करने हैं अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या का प्रश्न आए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2। ठीक है, और अगर हमें ये पूछा जाए कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो संयुक्त संख्या कौन सी होगी? देखिए 2, 3 को छोड़ दीजिए, पहले जो संख्या होगी कौन सी? 4। 4 होगी सबसे छोटी संयुक्त संख्या। ठीक है, तो अगर इसको आप दिमाग में अगर रखेंगे तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो संयुक्त संख्या की संख्या है वो हम कितनी लिखेंगे? 100 जो संख्या है कुल में से, उनमें से कितने अपन करेंगे? एक आपको कम करनी पड़ेगी, यानी 99 में से 75 अभाज्य संख्या कम हो गई, तो शेष जो बची है 74 संयुक्त संख्या है, आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कहाँ तक हमने चर्चा की, 1 से लगाकर 200 तक की। उसके बाद हम आगे जो संख्या है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 1000 तक की जो संख्या है उनसे संबंधित कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो एक बार आप उनको भी अच्छे से नोट कर लीजिए कि कितनी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं और हम 1 से लगाकर 1000 तक की जो अभाज्य संख्या है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैंने ये सारे पहले ही बोर्ड पे लिख दिए ताकि मेरे भी समय की बचत हो और आपके भी समय की अधिकांशता बचत हो, ताकि क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे लिए समय की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। तो मैं कहीं भी ये नहीं चाहता कि आपके लिए अनावश्यक समय वीडियो में मैं व्यर्थ करूँ। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कि 1 से लगाकर 100 तक की तो हम पहले ही देख चुके हैं कितनी अभाज्य संख्या है, 25। उसके बाद में 101 से लगाकर 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक की 25 संख्या है, और 101 से 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या है कुल मिलाकर? 21। इसी तरह से 201 से 300 तक की 16, 301 से 400 तक की भी 16, 401 से 500 की 17 संख्या है, 501 से 600 14 संख्या है। इसी तरह 600 से 700 के बीच की 16 अभाज्य संख्या है, 700 से 800 के बीच में 14 अभाज्य संख्या है, 800 से 900 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है, और 900 से लगाकर 1000 के बीच में 14 अभाज्य संख्या है। इस तरह से कुल मिलाकर 1 से लगाकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 168। तो आप इनको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में इसको नोट भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसमें कई बार यही पूछा जाता है कि जैसे हमें ये पूछ लिया कि 201 से बताइए कि 600 तक की कुल मिलाकर कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो अगर हमें ये संख्या मालूम हो तो हम इसको आसानी से प्लस करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपके दूसरा काम, अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहें तो आप एक काम और कर दीजिए, इसी के पास में आप यहाँ लिख दीजिए अभाज्य संख्या, और साथ में यहाँ पर आप संयुक्त संख्याओं का भी कॉलम बना लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप साथ में ये जैसे 1 से 100 तक की संयुक्त संख्या कितनी है? 74। तो इसको भी आप 100 में से माइनस करके लिख दीजिए, जैसे 79 है, 16 कम कर दीजिए, 84 संख्या है। इस तरह से आप ये भी टेबल साथ में बना देंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी किसी भी तरह के प्रश्न को अपन को करने में। आगे बढ़े और कुछ जो अच्छे जो प्रश्न है जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं उसको मैंने बोर्ड पे लाने की कोशिश की है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अधिकांश ये जो प्रश्न है ये अभाज्य संख्या के संबंधित जो प्रश्न है ये कंपटीशन में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अपन समझते हैं। एक जो प्रश्न आता है वो अधिकांश यही आता है कि 1 से लगाकर 1000 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, जो अभी अपन ने चर्चा की है। तो अभी हमने देखा है कुल मिला कितनी संख्या है? 168, ये तो हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो बनता है कई बार ये आता है कि 1000 तक की जो संख्या है उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? यानी 1000 तक की जब संख्या लिखेंगे उसमें सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो आप याद रखें 997। ठीक है, ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी कौन सी है ये तो अपन अभी देखा था। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, ये प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हम जानते हैं कौन सी है? 2। ठीक है, और ये प्रश्न ये कई बार रिपीट होता रहता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी संख्या विषम संख्या है, केवल एकमात्र सम संख्या जो है वो कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो भी 2 है, और सबसे छोटे सम अभाज्य संख्या भी पूछे तो भी इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, और सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी आ रही है अभाज्य में? 3। तो ये जो कुछ अच्छे जो प्रश्न है इनको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं भी हमारे छोटे से भी चूक हो और उसके कारण हमारे बहुत ही अच्छी तैयारी की उसमें हमारे एक प्रश्न भी अगर गलत होता है तो काफी अफसोस होता है। तो अपन ऐसे कोई भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। चलिए, हाँ, अभाज्य संख्याओं को देखकर ही मेरे दिमाग में एक आया कि आपकी गाइड में कई बार एक ऐसा प्रश्न भी मिलता है जहां आपको ये शब्द मिलेगा सह अभाज्य संख्या है।
तो ये संख्या भी हमारे दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में आप प्रश्न पढ़े और वहां पर हो सकता है कि अभाज्य संख्याओं की जगह वहां पर सह अभाज्य संख्या लिखी हुई हो, तो हमें ये मालूम होना भी जरूरी है कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें अंतर क्या है कि है तो ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या कैसी होगी, सह यानी साथ में होनी, सह अभाज्य संख्या यानी ऐसी दो या दो से अधिक संख्या, ठीक है। कितनी संख्या हो सकती है, कम से कम दो होनी जरूरी है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या। संख्याओं से तात्पर्य यहाँ पर हम अभाज्य की तुलना कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का अगर समूह दिया हुआ है और उनका अगर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ तात्पर्य होता है कॉमन होता है, तो दोनों में ही हो ऐसा गुणनखंड हमें चाहिए। तो अगर दोनों का ही दो संख्या है तो दो, अगर तीन संख्या दी हुई तो तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर उसमें अगर एक है, उस एक के अतिरिक्त कोई उसका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें नहीं मिलता है तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही संख्या अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दो संख्या अगर साथ में हो तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए जैसे सिंपल सा लो, अगर हम 2 व 3 की अगर तुलना करें, अगर 2 व 3 अगर दिया हुआ है, क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप देखिए 2 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, अभी हमने देखा था 2 के गुणनखंड 1 और 2, दो ही गुणनखंड इसके, क्योंकि इसमें 1 और 2 का ही पूरा पूरा भाग जाता है। अगर 3 का देखें तो 3 में भी 1 और 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पर जो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो मुझे यहाँ दिख रहा है, केवल दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। तो ये जो दोनों संख्या है 2 और 3, ये कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी संख्या है जिनको उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 है। अब जैसे एक संख्या मैं ले रहा हूँ, जैसे एक तो मैंने लिखा है 5 और एक लिखी है मैंने 8, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी ऑप्शन आपको जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी नहीं रहना चाहिए कि जब सह अभाज्य संख्या लिखा है तो उसमें दोनों ही अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब जैसे इसमें 5 तो वो तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 जो है वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, या इसको संयुक्त संख्या कह सकते हैं। तो ये जो संख्या, अब इनका अगर अपन गुणनखंड अगर ज्ञात करें तो सबसे पहले मैं अगर 5 का गुणनखंड अगर ज्ञात करता हूँ तो 5 के गुणनखंड तो कौन सा होंगे, 5 में देखिए एक तो 1 का भाग पूरा पूरा जाता है और उसके बाद में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। अब हम 8 की चर्चा करें तो 8 में देखिए सबसे पहले तो 1 का भाग पूरा जाता है, 2 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 4 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाता है और 8 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाता है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये कौन सी संख्या है, संयुक्त संख्या। अब इसमें लेकिन हम अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हमें इसमें से ढूंढना हो, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो वो गुणनखंड मुझे केवल एक ही दिख रहा है और वो संख्या है 1, ठीक है। यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है 5, 8 यह जो है यह भी सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है जो मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करनी आवश्यक है। तो अभाज्य संख्याओं के बाद में अब हम थोड़ी सी चर्चा संयुक्त संख्याओं के बारे में भी कर लेते हैं। वैसे काफी कुछ तो हमारे स्पष्ट हो चुका है कि संयुक्त संख्या कौन सी होती है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि संयुक्त संख्या जो इनके भी हमें जो पर्यायवाची के जो शब्द है वो शब्द भी हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो संयुक्त संख्या है, उनको हम दूसरे शब्दों में कहें तो भाज्य संख्या भी कहते हैं, क्योंकि जैसे अभाज्य संख्या है तो अभाज्य का विपरीत क्या है, भाज्य संख्या। तो संयुक्त संख्या की जगह भाज्य संख्या भी लिखा हुआ मिल सकता है, या इसके अलावा इसका जो दूसरा जो एक शब्द और मिलता है वो है यौगिक संख्या। बहुत ही कम शब्द है जिनको ये जानकारी होगी कि संयुक्त संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो इसके पर्यायवाची शब्द ये भी हमारे दिमाग में होने जरूरी है। अब संयुक्त संख्या कौन सी होती है ये तो हम पहले देख ही चुके हैं। अगर इसके परिभाषित करना हो तो इसका क्या परिभाषा होगी कि ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, अगर वो केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर किसी से भी अगर विभाजित नहीं होती है पूरी तो वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या है। और अगर वह एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी अगर वो पूरी बार विभाजित हो तो वो संख्या कहलाती है संयुक्त संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अभी एक देखा था, अगर मैं 16 के अगर गुणनखंड हम लिखने की कोशिश करें तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि 16 जो है उसमें किस संख्या का पूरा भाग जाता है। अगर हम देखें तो इसमें 1 का भाग भी पूरा जाता है, 2 का भाग भी इसमें पूरा जाएगा, अगर 4 का भाग ले तो भी 16 में पूरा जाएगा, उसके बाद में 8 का भाग ले तो भी पूरा जाएगा और 16 का भाग दे तो भी पूरा जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उस संख्या में 1 का भाग और स्वयं जो संख्या है उस संख्या के अतिरिक्त
अगर अन्य दूसरी संख्या का भी अगर उसमें भाग जा रहा है तो वो संख्या कहलाएगी संयुक्त संख्या, या दूसरे शब्दों में कहे तो भाज्य संख्या, या तीसरे शब्दों में कहे तो यौगिक संख्या। ठीक है, तीनों ही शब्द हमारे दिमाग में होने आवश्यक है। अब एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा, मैं बार बार ये गुणनखंड शब्द का यूज क्यों कर रहा हूँ, ये गुणनखंड क्या है। तो इसको भी अपन थोड़ा सा एक बार अच्छे से परिभाषित रूप से समझे कि गुणनखंड का अर्थ क्या है। जो किसी भी संख्या, एक जो संख्या दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल के एक चॉइस संख्या एक दी हुई है, तो इस चॉइस में जिस जिस संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता है, जो भी संख्या है उस संख्या का शर्त ये है कि भाग जो है वो कैसे जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि 24 का गुणनखंड क्या 7 है क्या, तो हमें सीधा सा दिखेगा कि इसका 7 गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि 7 का भाग 24 में पूरा पूरा नहीं जाता है। अब इसके गुणनखंड अगर कहें तो कौन कौन से, जैसे इसका अगर मैं कहूँ एक का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। तो ये जो है ये सारे क्या है, इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कौन सी, गुणनखंड की। अब एक शब्द आपको गुणनखंड रूप कई बार आपकी बुक में ये और मिलेगा, जहां पर ये लिखा हुआ हो सर्वसंभव गुणनखंड। क्योंकि जब गुणनखंड की चर्चा हो ही रही है तो अपन इस शब्द को भी क्यों छोड़े, इसको भी अपन अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज है। कि प्रश्न में अगर गुणनखंड शब्द लिखा हुआ है या सर्वसंभव गुणनखंड लिखा हुआ है, दोनों का अर्थ थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखें। गुणनखंड, जैसे मैं 24 का अगर गुणनखंड कहूँ तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 है या 4 है, ये सब क्या है, इसके गुणनखंड है। ठीक है, या ये भी प्रश्न हो सकता है केवल कि क्या 3 इसका एक गुणनखंड है, तो बिल्कुल 3 भी इसका, अगर 1 है तो भी वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। लेकिन अगर वहां प्रश्न में आपके ये लिखा हुआ है कि सर्वसंभव गुणनखंड बताइए, तो सर्वसंभव का मतलब है इस संख्या से संबंधित जितने कौन कौन सी संख्या का इसमें भाग जाता है, वो सारी संख्याएं अगर हम लिखें तो वो इसके कहलाएंगे सर्वसंभव गुणनखंड। यानी इसके जितने संभव हो सकते हैं वो सारे ही गुणनखंड हमको इसके लिखने हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए सर्वसंभव गुणनखंड लिखिए, तो हम 24 के अगर सर्वसंभव लिखने हो तो मैं कौन कौन सा लिखूंगा, बहुत ही सहता वैसे सिंपल है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये चीज होनी आवश्यक है। ठीक है, तो अगर 24 के सर्वसंभव गुणनखंड अगर लिखने की कोशिश करें तो देखिए 24 में सबसे पहले तो 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसके बाद में 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी पूरा जाता है, इसके बाद में 5 का पूरा नहीं जाएगा, 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 8 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, उसके बाद में आगे बढ़े तो 9 का, 10 का, 11 का नहीं जाएगा, 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और उसके बाद में 24 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो इतनी जो संख्या है ये सारे इसके गुणनखंड है, और इन सबको मिलाकर अगर हम एक शब्द में कहें तो ये है 24 के सर्वसंभव गुणनखंड। ठीक है, अब एक गुणनखंड के रूप एक और जब बढ़ गए आगे तो फिर एक और चीज पे चर्चा कर लेते हैं, जो अधिकांश हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है अभाज्य गुणनखंडों की। ठीक है, तो गुणनखंड जो है एक तो सर्वसंभव गुणनखंड और दूसरे है अभाज्य गुणनखंड। इसमें भी हमें करना तो यही है, गुणनखंड का तात्पर्य तो वही रहेगा, यानी जो संख्या दी हुई है उसमें हमें क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि वो जो इसके जो गुणनखंड जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको उसमें इस संख्या में भाग तो जाना चाहिए, लेकिन भाग किस संख्या का जाना चाहिए, पूरा पूरा केवल अभाज्य संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो वो कहलाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या कौन सी है, अभी अपने वापस चर्चा की थी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से 100 तक की तो हमने संख्या लिख दी थी। तो ये अगर हम इन संख्या का ही उसमें अगर हम भाग दें तो वो जो गुणनखंड कहलाएंगे वो कहलाएंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये तो हम काफी समय से करना जानते हैं, कक्षा लगभग 6 से आप सभी करना जानते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे कि ये तो चीज आप जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दें। जैसे इस 24 में अगर हम 2 का भाग दें तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें हमने दिया 12 बार जाएगा। अब 12 में हम पुनः 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 में हम पुनः 2 का भाग दें तो 3 बार, और 3 में किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, 3 का 1 बार। तो ये जो गुणनखंड आए हैं 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये जो गुणनखंड आए ये कहलाएंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। यानी इसके जो आंसर है ये हमने केवल अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखा है, तो ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभाज्य गुणनखंड को एक थोड़े अच्छे प्रश्न से अपन समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं संख्या ले रहा हूँ 840। मान लो हमें इस 840 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वैसे तो आप सभी करना जानते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से आदत है
कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके छोटी सी जानकारी नहीं होती, उसके कारण प्रश्न गलत हो सकता है। तो अगर मैंने शॉर्ट में समझाया, हो सकता है किसी को ये समझ में नहीं आया कि मैंने जैसे 24 है उसमें 12 क्यों लिखे, 6 क्यों लिखे, 3 क्यों लिखे। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको हर छोटी से छोटी, अगर आपके कहीं भी कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो जैसे हमारे सामने अगर 840 लिखा हुआ है, इसके अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है जिसका मुझे इसमें भाग लेना है। ठीक है, तो ये जो अभाज्य संख्या है, अधिकांश तो आप याद रखें, जो लगभग जो प्रश्न आते हैं वो 23 तक की जो अभाज्य संख्या है उनसे ही हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है, लेकिन आगे तक भी याद रखनी जरूर, कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो संख्या दी हुई है 840, क्या यह 2 से पूरी बार विभाजित है या नहीं है। वैसे भाज्यता के नियम अगर आप अच्छे से अगर जानते हो तो हमें जल्दी से मालूम पड़ जाएगा कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, या 3 से है या नहीं है, या 5 से है या नहीं है। तो वैसे आप जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो अगला जो वीडियो अपन भाज्यता के नियम उन पर ही सारा बना देंगे अच्छे से। आप उस वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करें, उसमें अपन बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे कि इस संख्या में कौन सी संख्या का भाग पूरा जाता है या क्यों नहीं जाता है, तो उसको अपन देख लेंगे। चलिए पहले इस प्रश्न को पूरा कर देते हैं। अब 840 जो है, इसमें हमें अगर 2 का भाग देखे तो अगर 2 का भाग इसमें पूरा जाता है या नहीं जाता है, तो आप डायरेक्ट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 0, अगली संख्या ली 4 को, 2 दूनी 4, अगली संख्या ले ली 0। यहाँ ये कोई आप उपयोग नहीं हो रहा है तो 0 को हमने यहाँ लिख दिया, यानी जब इसमें हम 2 का भाग देंगे तब जाके हमें मिलेंगे 420। ठीक है, तो आप कहीं भी कंफ्यूज में नहीं रहे कि मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पर क्यों लिखा है। यहाँ हम जो संख्या लिख रहे हैं उसका आपको इसमें सिंपल सा भाग देना है। ठीक है, इसी तरह अगर 2 का भाग हम 420 में देंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 210। पुनः 210 है, 210 में आप 2 का भाग दे दीजिए। अब देखिए, ये मैं भाग इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में ये जो प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो करते हैं, जैसे अगर 2 का भाग दें तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इस तरह से लिख देते हैं और हमारे प्रश्न क्या होता है जल्दबाजी में गलत हो जाता है। क्योंकि 210 में अगर 2 का भाग दें, आप देखिए 2 एकम 2, 0, अगली संख्या हमने क्या लिखी है, 1। अब इस 1 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है तो हमें इसके साथ में 0 भी लिखना पड़ेगा। जब 2 संख्या साथ में लिखी जाती है तो यहाँ पर एक 0 लिखना आवश्यक होता है। जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम ये गलती कर बैठते हैं और हमारा जो भाग है वो गलत हो जाता है और फिर हमारा आंसर क्या आता है, गलत। तो हमें जो है इसकी जगह जल्दबाजी में 15 न लिख के सही क्या लिखना है, 105। ठीक है, तो आप कहीं भी ऐसे जल्दबाजी नहीं करें। हो सकता है आपके लिए 2 या 3 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो आपके कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़े। अब इसमें देखिए 2 का भाग तो पूरा नहीं जाएगा क्योंकि इसका एक अंक क्या है, 5। अब इसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है क्योंकि इनके अंकों का योग कितना हो रहा है, 6। ठीक है, तो 3 का भाग दे दीजिए इसमें। 105 में हम 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, पीछे बच गया 1, ये हो गए 15, 3 पंजे 15। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, 35। और 35 में 3 का भाग तो नहीं जा सकता, 5 का भाग दिया हमने कितनी बार, 7 बार, और 7 जो इसमें 7 का ही भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो हमें 840 के अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए वो कौन कौन से हुए, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये जो आपको जो आंसर प्राप्त हुए इनको ही आपको गुणा में लिखना है, ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। यानी 2 यहाँ कितनी बार है, 3 बार, उसके बाद में कौन सी संख्या है, 3, उसके बाद में है 5 और उसके बाद में है 7। ठीक है, तो ये जो सारे इसके कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। और अगर हमें ये चेक करना हो कि हमने जो ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं ये हमारे सही है या गलत है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, केवल ये जो आपने गुणनखंड जो प्राप्त किए हैं इन सबका आप पुनः गुणा कर लीजिए। अगर आपको ये आंसर मिल जाता है तो आपने जो गुणनखंड किए वो आपके बिल्कुल सही है, अन्यथा आपका कहीं आपके प्रश्न गलत हुआ है, तो आपको इसको पुनः एक बार देखना पड़ेगा। और हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक की। वैसे जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वैसे तो बहुत चैप्टर आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके जो मुख्य जो परिभाषित जो शब्द है, तो लघुत्तम समापवर्त्य में जो मेन जो शब्द जुड़ा हुआ है वो शब्द है अपवर्त्य। ठीक है, और महत्तम समापवर्त्य का अर्थ उसमें जो है वो शब्द है अपवर्तक। ये जो 2 शब्द हमारे दिमाग में पूरी रूप से स्पष्ट हो जाएंगे तो हमें ये लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य अच्छे से समझ में आएगा कि रियल में ये क्या चीज है। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ तो क्या है, लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ है सबसे छोटा, यानी आपको ऐसी संख्या होनी चाहिए तो सबसे छोटी से छोटी संख्या हमको ढूंढनी है। फिर है समापवर्त्य, यानी सम और अपवर्त्य 2 शब्द इसमें जुड़े हुए हैं।
सम का मतलब क्या होता है समान, और हमको उनके अपवर्तीय सारे ढूंढने हैं। लेकिन कैसा अपवर्तीय ढूंढने, समान अपवर्तीय होने चाहिए। और समान अपवर्तीय हम कैसे ढूंढेंगे, जब दो या दो से अधिक संख्या होंगी उनमें हम इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो या दो से अधिक जो संख्या है उसमें हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है, साथ में वो समान होनी चाहिए। और समान क्या होनी चाहिए, संख्या कैसे होनी चाहिए, सारे अपवर्तीय होने चाहिए। अब दिमाग में ये चीज आती है कि जब हमें अपवर्तीय संख्या ही मालूम नहीं है तो हम उनमें कौन सी संख्या ढूंढेंगे या कैसे उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि अपवर्तीय क्या है। अपवर्तीय का दूसरा जो पारिभाषिक शब्द है वो है गुणज। ठीक है, वैसे जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है तो उनको ये स्पष्ट रूप से मालूम है कि गुणज क्या होता है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से ये समझाया था। फिर भी वापस हम दोहरान कर देते हैं कि गुणज का अर्थ होता है अगर कोई संख्या दी हुई है, किसी भी संख्या को अगर अन्य संख्या से आप जो गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को अन्य संख्या से अगर गुणा करेंगे तो वो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, गुणज। ठीक है, तो सिंपल से भाषा में आप एक एग्जांपल के द्वारा समझे। अगर मुझे 3 के गुणज लिखने हैं, क्या लिखने हैं, 3 के गुणज लिखने हैं, या हम लघुत्तम समापवर्ती चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको दूसरे शब्दों में कहे तो हम अगर 3 के अपवर्तीय अगर हमें लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, यानी हमें क्या करना है, 3 का हम किसी भी संख्या से गुणा करें। जैसे 3 को अगर 1 से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 3 दूनी 6, 3 को 3 से गुणा करें 3 तिया 9, 3 को 4 से गुणा करें 3 चौके 12। यानी ये जो सारे जो हमें गुणज मिले हैं ये कहलाते हैं 3 के अपवर्तीय। यानी 3, 6, 9, 12 इस तरह से आगे आप जिससे भी गुणा करते जाएंगे वो आपको सारे इसके क्या मिलेंगे, गुणज मिलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सारे क्या मिलेंगे, हमें अपवर्तीय मिलते जाएंगे। ठीक है, ये तो जो है लघुत्तम समापवर्तीय का अर्थ हमें यहाँ से मालूम पड़ेगा। यानी हमें जब दो या दो से अधिक संख्याओं के जब हम अपवर्तीय निकालेंगे और उनकी जब तुलना करेंगे तब हमें लघुत्तम समापवर्तीय प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम थोड़ा सा पहले चर्चा महत्तम समापवर्तीय में जो है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है अपवर्तक की। अब इसका भी शब्द क्या है, देखिए पहले इस शब्द को ही अपन समझते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है महत्तम। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा। लघुत्तम समापवर्तीय में हमें क्या करनी है, सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, और महत्तम समापवर्तीय में सबसे बड़ी संख्या हमें ढूंढनी है। ठीक है, उसके बाद में आगे वही शब्द लिखा हुआ है, इसमें भी सम का अर्थ हो जाएगा समान, और अपवर्तक हमें ढूंढने हैं। दोनों ही शब्द बहुत ही मिलते जुलते हैं। इसमें अपवर्तीय शब्द है, इसमें अपवर्तक शब्द है। ठीक है, अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। यानी जब कोई संख्या दी हुई है उसके हम अगर जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं वो अगर गुणनखंड करेंगे तो वो कहलाएंगे इसके अपवर्तक। अब गुणनखंड क्या होगा इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक संख्या दी हुई है, समझ लीजिए 12। अब मुझे 12 के अगर अपवर्तक लिखने हैं या उसके गुणनखंड लिखने हैं तो वो कौन सी संख्या होगी, यानी अपवर्तक या गुणनखंड कौन सी संख्या होगी, वे संख्या होगी जो इस संख्या को पूरी बार विभाजित कर सकता है। यानी ऐसी संख्या जिसका इसमें पूरा भाग जाए वो सारी संख्या इसके अपवर्तक कहलाएंगे, या सरल भाषा में कहें तो गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 12 में किस किस संख्या का पूरा भाग जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए तो 1 का भाग इसमें पूरा जाता है, उसके बाद में 2 का भाग पूरा जाएगा, 3 का भाग भी इसमें पूरा जाएगा 12 में, 4 का भाग भी इसमें पूरा जाएगा, उसके बाद में 6 का भाग पूरा जाता है, और 12 का भाग पूरा जाता है। ठीक है, तो ये जो संख्या हमें मिली है 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कह सकते हो या इसको अपवर्तक कहेंगे। ठीक है, तो जब ये दो चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से होगी तो हमारे प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होंगे, चाहे प्रश्न की भाषा कैसे भी बदल दी जाए तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि आपको जो भी इस तरह की जो चीज़ें होती है, छोटी चीज़ें जो आपको लगती है कि नहीं इसे नोट करना चाहिए, तो उसे आप साथ ही साथ नोट भी करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएंगे मैथ्स के, और भविष्य में भी आपके वो बहुत अच्छे से काम आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक को समझते हैं। महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, या हिंदी में इसको शॉर्टकट जो कहते हैं हम कहते हैं महत्सप। ठीक है, इसको कहीं भी ध्यान रखें, मसफल नहीं कहते हैं, कई बार हम मसफल इसको बोलते हैं, लेकिन इसका रियल नाम क्या है, महत्तम समापवर्तक। यानी महत्तम का म और समाप्त होगा स, यानी म से इसको केवल बोला है। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी जो विधियां हैं उनको हम समझते हैं कि हम महत्तम समापवर्तक कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सब पहली जो विधि है वो विधि है जो हमने जो देखा है, इसके अपवर्तक जो ढूंढते हैं हम, उस अपवर्तक के द्वारा महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यही समझेंगे और इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं।
हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमें 12 व 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? हम इसके अपवर्तक लिख के ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 12 के अपवर्तक लिखूंगा। ठीक है, तो 12 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? अभी हमने देखा है कि ऐसी संख्या जिनका इसमें पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो 12 में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 6 का भाग जाएगा और 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए 12 के अपवर्तक। इसी तरह से हम दूसरा जो अंक संख्या दी हुई, कौन सी दी हुई है? 18। तो 18 के हम अपवर्तक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब 18 के अपवर्तक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? या तो सिंपल तरीका, अगर छोटी संख्या हो तो हम इसको सीधा ही यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। और अगर बड़ी संख्या है तो देखिए, इसको करने का एक तरीका है सिंपल सा। आप क्या कीजिए, 18 का जैसे उसमें कंटिन्यू आप भाग लेते जाइए। जैसे हम 18 में अगर 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। अगर 2 का भाग दिया 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 18 में अगर 3 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 4 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। यानी जब आपके ये गुणनखंड जो है रिपीट होना शुरू हो जाए, वहां तक इनके गुणनखंड हम कर देंगे। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, हमें आधा ही काम करना पड़ेगा और हमें इसके सारे गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। यानी 18 का जो गुणन अपवर्तक है या गुणनखंड कह दो, तो हमें कौन कौन से मिले? देखिए, इसमें 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, फिर 6 का भाग जाता है, 6 के बाद में 9 का भाग और 9 के बाद में 18 का भाग। ठीक है, तो इससे हमें अपवर्तक जल्दी मिलेंगे और आपको सारे ही संख्याओं के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों हमने अपवर्तक लिख दिए। अब हम इनका क्या ज्ञात करना है? हमें इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक का क्या अर्थ होता है? महत्तम का अर्थ अभी हमने देखा, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और समान होना चाहिए अपवर्तक। सबसे बड़ा अपवर्तक आपको ढूंढना है। ये जो सारे अपवर्तक दिए हुए हैं और सम का मतलब समान है, कॉमन है, कॉमन का अर्थ जो दोनों में हो, वो हम सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इनके समापवर्तक ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं हम? समापवर्तक कि कौन कौन से है जो दोनों में समान है। देखिए, 1 का भाग दोनों में जा रहा है, उसके बाद में 2 का भाग भी दोनों में जाता है, 3 का भाग भी दोनों में जाता है, 4 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, 6 का भाग दोनों में जाता है। बस ये जो इसके सारे जो समान अपवर्तक हमें प्राप्त हुए हैं, ये तो है इसके समान अपवर्तक। ठीक है, अब हमें महत्तम समान अपवर्तक देखना है, सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है। तो इसमें मुझे दिखना है सबसे बड़ा जो अपवर्तक है कौन सा है? 6। तो इसका जो महत्तम समाप्त आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6। अब दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं जो ज्यादा प्रचलन में है और हम भी अधिकांश उसी विधि का उपयोग करते हैं। वो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसी विधि के द्वारा हम अधिकांशतः अभाज्य गुणनखंड विधि, अधिकांशतः हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं जब हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं ये तो हम पिछले वीडियो में भी समझ सकते हैं कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। तो अगर किसी को अगर ये भी नहीं आता हो या उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए, उसमें किस तरह से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, अगर हमें 24, 56 और 96 इन तीनों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे कर सकते हैं? इसको भी हम सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो तीनों जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो बहुत ही आसान है क्योंकि हम ये कक्षा 6 से करते हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत ही अच्छे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि हम सारे अभाज्य जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 24 के अभाज्य कर दिए, 2 का भाग दिया कितनी बार? 12 बार, वापिस 2 का भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, इसी तरह से 56 में 2 का भाग दे दिया, कितने आ गए? 28, 28 में पुनः 2 का भाग दे दिया 14, 14 में 2 का भाग दे दिया 7 और 7 में 7 का भाग दे दिया 1। 96 में अगर हम 2 का भाग दें कितने हो जाएंगे? 96, 48, 48 में 2 का भाग दे दिया 24, 24 में पुनः 2 का भाग दे दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 24, 56 और 96 जो है हम तीनों के हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24 के अभाज्य गुणनखंड। 24 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये तो आ गए 24 के। इसी तरह से 56 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 56 के कौन कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। और तीसरा जो है 96 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 और 5 बार। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 जो गुणज है वो कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, अब इनका हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो महत्तम समापवर्तक क्या करना है? हमें समान अपवर्तक ढूंढने हैं
लेकिन यहाँ हमने गुणनखंड लिखे है तो हम इसमें हम समान गुणनखंड ढूंढेंगे। जैसे देखिए 2 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, ठीक है। तो एक तो इसका कॉमन गुणनखंड आ गया 2। उसके बाद में देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो दूसरा और आ गया 2। उसके बाद में 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आ गया 2, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3 दोनों में है लेकिन इसका गुणनखंड नहीं है। इसी तरह 7 है, इसमें है लेकिन दूसरा में नहीं। तो इसके जो कॉमन गुणनखंड आ गए कितने आ गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका जो महत्तम समापवर्ती आ गया वो हमें कितना प्राप्त हो गया है, 8, ठीक है। तो ये एक महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की बहुत ही आसान विधि है जो हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं। हाँ, इसकी दूसरी विधि एक और है जो आपकी गाइड में शायद कहीं लिखी हुई हो सकती है कि अभाज्य गुणनखंड को संक्षिप्त विधि द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें दिया हुआ है 24, 56 और 96, ठीक है। इस विधि का भी कई बार आपके गाइड में दिया हुआ हो सकता है, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। इसमें वही जो हम अभाज्य गुणन करते हैं, जैसे 24 में कितनी बार, 12 बार, 56 को हमने कर दिया 28 बार और 96 में कर दिया 48 बार, ठीक है। फिर पुनः 2 का भाग दे दिया, इसमें कितनी बार, 6 बार, इसमें हो गए 14 बार, इसमें हो गए 24 बार। पुनः 2 का भाग दिया हमने, इसमें 3 बार, इसमें 7 बार और इसमें 12 बार, ठीक है। अब जब हमें महत्तम समापवर्ती करना है तो आप ध्यान रखें केवल हमें वही तक गुणनखंड करने हैं जब तक किसी संख्या का सभी जो संख्या दी सब में भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पर हमें 3, 7 और 12 मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग तीनों में जा सकता है। अगर 2 का भाग है तो 12 में जा सकता है लेकिन अन्य संख्या में नहीं जा सकता, या 3 में और 12 में जाता है लेकिन 7 में नहीं जा सकता। तो ऐसी संख्या नहीं, हमें वही लिखने हैं जो हमें कॉमन दिखे, तीनों में भाग जा सकता है। तो ये जो हमें प्राप्त होगा इससे भी हमें महत्तम समापवर्ती प्राप्त हो सकता है। कौन सा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए, ये 8। तो इस तरह से भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़े और हम महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की तीसरी विधि जो है भाग विधि, उस विधि को भी हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कंप्यूटर संख्या में हो सकता है अगर आप तीनों में से जो विधि आपको ज़्यादा अच्छे से आए उस विधि से आप करेंगे तो आपके समय की बचत होगी और आप प्रश्नों को जल्दी कर पाएंगे। इसलिए तीनों ही विधि हमारे दिमाग में होनी आवश्यक है। चलिए, तो पहला जो इसमें एग्जाम्पल लिया है, जैसे अगर मुझे 42 और 70 दो संख्याओं का अगर मुझे महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, अगर भाग विधि से करना है तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको तो भाग हमेशा भाज्य छोटी संख्या को ही बनाया जाता है और बड़ी संख्या जो इसको हम बनाएंगे भाज्य, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 42 का 70 में भाग दे दीजिए। 42 का 2 से गुणा करेंगे तो शायद 84 ज़्यादा हो जाएंगे, एक बार ही भाग जाएगा, 42 से कम 42, ठीक है। ये दे दिया हमने भाग, घटा दीजिए कितने बच गए, 8 या 6 में से 4 गए 2, शेष क्या बच गए 28। अब भाग विधि में हमें क्या करना है, जो हमें शेष जो बना है उस शेष को आपको पुनः ही भाजक बनाना है। शेष जो बचा उसको हम क्या करेंगे, पुनः ही भाजक बनाएंगे, और जिसका हमने पहले भाग दिया है उसको हम बनाएंगे यहाँ पर भाज्य, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आए तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे 42 में 70 का भाग दिया, एक बार कितना है 42, शेष बच गए 28, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 28 में हम जो पहले जो हमारा भाजक था 42 उसका हम भाग दे सकते हैं। कितनी बार जाएगा भाग, 42 इस 28 में एक बार ही जाएगा, 28 से कम 28, घटा दीजिए कितने आ गए 4, यहाँ हो गए 3 में से 2 गए 1, क्या बचा 14। अब 14 को हमें जब तक हमें यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आए तब तक हमें ये क्रिया इसी तरह दोहरानी है, ठीक है। हम इसको चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से अलग अलग भी कर दीजिए। अब पुनः 14 का भाग दे दिया हमने किसने में, 28 में, 14 दूनी 28 और ये हमारा भाग खत्म हो जाएगा। और हमें समय की बचत करनी है तो हम सीधा भी यहाँ कर सकते हैं, ये लिख दिया हमने 28, 14 दूनी 28 और हमें मिल जाएगा 0। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने जो अंतिम जो भाजक दिया है, जिसका हमने भाजक बनाया है, जिसका भाग दिया है, वो हमारा होता है इसमें महत्तम समापवर्ती, यानी 14 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 संख्याएं हो, जैसे 40 है, 60 है, 90 है, तो अब उसमें हमें क्या करना है, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसमें किन्हीं भी 2 संख्याओं का पहले आंसर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये रहता है कि आप सबसे छोटी जो संख्या है उसको तो बना दीजिए भाजक, और सबसे जो बड़ी संख्या है उसको बना दीजिए भाज्य, ठीक है। तो हम सबसे छोटी में सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा इसमें, 40 दूनी 80, शेष कितने बच गए 10। अब 10 को हम क्या करेंगे, पुनः भाज्य बना देंगे और यहाँ भाज्य कौन सी संख्या लिखेंगे, जिसका हमने पहले भाग दिया है 40, ठीक है। तो 10 का भाग 40 में कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, ये हमें आंसर मिल गया 10, ठीक है।
अब हमें अगला काम ये करना है, यहाँ से हमें जो महत्तम समापत्ति प्राप्त हुआ है उसका हम जो तीसरी जो संख्या बची है, आप उसमें पुनः हमें भाग देना पड़ेगा। हमें जो आंसर मिला है कितना मिला है 10, और जो संख्या बच गई वो कौन सी बची है 60। अब इसमें हम भाग दे देंगे कितनी बार 6 बार, और ये भाग हमारा पूरा हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भाग पूरा ना हो, यहाँ पर शेष संख्या बचे, तो हम पुनः उसको भाजक बनाएंगे और इसको हम भाज्य बनाकर आगे करते जाएंगे और अंतिम रूप से हमें जो भाजक मिलेगा वो हमारा महत्तम समापत्ति होगा। तो यहाँ पर तो इस प्रश्न में तो हमें जो महत्तम समापत्ति प्राप्त हुआ वो कितना मिला है हमें 10। तो ये हमारा महत्तम समापत्ति होगा कौन सी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लघुत्तम समापत्ति को समझते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम जो है लघुत्तम समापत्ति या उसको लसा कह दो, इसके करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसकी भी सबसे पहले जो विधि है जो हमने शुरू में ही देखा था, क्या करना है हमें, हम इसके अपवर्त्य ज्ञात करके लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो विधि है वो कौन सी है, अपवर्त्य विधि, जिसमें हमें क्या करना है, जो जितनी भी संख्या दी हुई होगी उनके हम अपवर्त्य या गुणज ज्ञात करके लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करेंगे। एक एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे हमें 10 और 15 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले 10 के अपवर्त्य लिखने हैं, साथ ही हमें किसके लिखने हैं, 15 के भी अपवर्त्य हम लिखेंगे। दोनों के अपवर्त्य लिखकर फिर हम इसमें से समान अपवर्त्य जो है उनको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपवर्त्य कौन से होते हैं अभी हमने देखे हैं, जो 10 के जो गुणज है उन सबको हमें लिखना है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50। यानी हम जो पहाड़े जो लिखते हैं वो सारे इसके अपवर्त्य कहलाते हैं या इसके गुणज कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से 15 के अपवर्त्य कौन से होंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, इस तरह से आगे जाते जाएंगे, वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, अपवर्त्य। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो हमें क्या करना है, समान अपवर्त्य ढूंढने हैं। हमें जो लिखने हैं वो क्या करेंगे, हम इनके समान अपवर्त्य कौन कौन से हैं, समान जो है दोनों में कौन कौन सा है ऐसा। पहला अपवर्त्य जो है जैसे 30 दोनों में समान है, अगली जो संख्या है जैसे 60 दोनों के समान अपवर्त्य हैं, और इसी तरह से अगली संख्या अगर हम आगे लिखें तो हमें 70, 80, 90, तो हमें 90 जो मिलेगा वो अगला अपवर्त्य मिल जाएगा। इसी तरह से हमें आगे अपवर्त्य भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हमें समान अपवर्त्य लिखना है। अब हमारा जो प्रश्न जो है वो है, हमें लघुत्तम समापत्ति लिखना है। लघुत्तम का होता है सबसे छोटा अपवर्त्य कौन सा है, तो इसमें जो हमें जो समान अपवर्त्य जो मिला है सबसे छोटा कौन सा मिला है, 30, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30। ठीक है, तो ये विधि है अपवर्त्य विधि। इसके हम 2 या 2 से अधिक संख्या का भी इस तरह से हम कर सकते हैं। हम उनके अपवर्त्य लिखेंगे और जो तीनों में अगर 3 संख्या दी हुई है तो तीनों में जो कॉमन अपवर्त्य है उनको हम लिखते जाएंगे, और सबसे छोटा जो अपवर्त्य होगा वो होगा हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। दूसरे विधि की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमने महत्तम समापवर्त्य में भी देखी थी। बिल्कुल वही विधि है, थोड़ा सा ही दोनों में अंतर करने का। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जैसा हमने उसमें भी किया था। सबसे पहले 18 के अभाज्य कर दिए। 18 में 2 का भाग कितनी बार, 9 बार। 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग हो गया 1 बार। ठीक है, ये तो हो गया 18 के। इसी तरह से हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 12 बार, पुनः 2 का भाग दिया 6 बार, पुनः 2 का भाग दिया 3 बार, और 3 में 3 का भाग दे दिया 1 बार। लास्ट जो संख्या है 7, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 30 बार, पुनः 2 का भाग दिया 15 बार, 15 में 3 का भाग दिया कितनी बार, 5 बार, और 5 में 5 का भाग दे दिया हमने 1 बार। तो हमें जो है 18 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं। कौन से मिले हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिले हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और इसी तरह से हमें 60 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो मिले हैं हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो हम महत्तम समापत्ति में हमने क्या देखा था कि हमने इनमें से जो तीनों में जो कॉमन गुणनखंड थे वो हमने लिए थे और उनको हम जब आंसर लाया था। लेकिन अभाज्य गुणनखंड की विधि जो है लघुत्तम समापत्ति हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले तो इनकी हमें बड़ी से बड़ी घात इसमें उपयोग लेनी पड़ती है। अब घात कैसे लेनी है, तो सबसे पहले हम इसमें देखें 2 इसमें कितनी बार है, केवल 1 बार है। 2 की घात हमें केवल 1 बार ही दिख रही है यहाँ पर, और 3 जो है कितनी बार है, गुणा 2 बार है, 3 की घात 2 है, 3 यहाँ पर 2 बार यूज किया हुआ है। इसी तरह से 24 के जो गुणनखंड है उसमें देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात तो हो गई 3, 3 1 बार, तो 3 की घात हो गई 1। इसी तरह से 60 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, और 5 की घात 1 है। ठीक है,
अब इनका जो लघुत्तम समापवर्ती जो होगा वो क्या होगा, हमें जो इनकी है बड़ी से बड़ी घात लिखनी है। क्या करना है हमें, जो इसमें ये याद रखें कि इसमें कॉमन होने जरूरी नहीं है कि जो गुणनखंड सब में होने चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपको जितने भी इसके अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो हमको सारे लिखने हैं और उसकी अधिकतम घात हमें लिखनी है। सबसे पहले हम देखें 2 की घात यहाँ पर कितनी है। जैसे पहले में यहाँ 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो अधिकतम हमें 2 की घात कितनी मिली है, 3। तो 2 की घात 3, इसी तरह से 3 की घात देखें तो यहाँ 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2 आ रही है, तो हम 3 की घात 2 लिखेंगे। साथ ही 5 की घात जो है वो दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह यूज हो रही है, तो उसको भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें प्राप्त होगा इससे, जैसे 2 की घात 3 का अर्थ क्या हो गया, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 8। 3 की घात 2 का अर्थ हुआ 3 का 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9, और 5 की घात 1 का अर्थ हुआ 5। ठीक है, अब इनका आप गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे। जैसे 8 का गुणा 5 से 8 पंजे कितने हो गए, 40। 40 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 360 आ जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो ये है लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं। इसी तरह महत्तम समापवर्ती जो है उसमें जो घात को रूप में अगर हम उसको करना चाहें तो इसमें हम अधिकतम घात लिखते हैं और उसमें हम न्यूनतम घात लिखी जाती है। ठीक है, तो हमें महत्तम समापवर्ती प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कॉमन होना जरूरी है, सब सारी घातें उसमें नहीं लिखी जाती है। अभी अपन जब बीजीय व्यंजकों के बारे में जब समझेंगे तो उसमें अपन इस तरह से घात के रूप में करेंगे तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़े, और लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की जो तीसरी जो विधि है संक्षिप्त विधि, इसी विधि का हम अधिकांशतः उपयोग करते हैं। इसी विधि के द्वारा हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं, तो उस विधि को भी समझ लेते हैं। तो इसमें संक्षिप्त विधि में आपको क्या करना है, 18, 24 और जो 60 है, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड हम एक साथ ही करेंगे। इस तरह से हमें जो है सीधे ही लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हम 2 का भाग दिया, कितनी बार गया इसमें, 9 बार, 24 में 12 बार और 60 में 30 बार। ठीक है, पुनः हमने 2 का भाग दिया। अब यहाँ पर जिस संख्या में पूरा भाग नहीं जाता है उसको हम ऐसे ही पुनः लिखेंगे। 12 में कितनी बार, 6 बार, और 30 में हो गया 15 बार। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो हम पुनः देना पड़ेगा। 9 में नहीं जाता, 6 में कितनी बार, 3 बार, और यहाँ पर 15 में भी नहीं जाएगा पूरा, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें 3 का भाग यहाँ दिख रहा है कि सब में पूरा जा सकता है। 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, और 15 में हो गया 5 बार। पुनः हमने 3 का भाग दे दिया, 3 में 1 बार या 1, 5 में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 5 का भाग दे दिया और हमें जो है लघुत्तम समापवर्ती बहुत ही जल्दी हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इनके जो गुणनखंड करेंगे तो हमें लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड मिले हमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यानी हमें जो अभी प्रश्न किया था घात के रूप में 2 की घात 3 मिली, 3 की घात 2 मिली और ये 5 की घात हमें 1 मिली। यानी जो हमने गुणनखंड विधि में भी जो हमने देखा था वही चीज़ हमें यहाँ पर सीधे ही प्राप्त हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और हमें जो आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 360। तो ये एक संक्षिप्त विधि है और अधिकांशतः हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं जब हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 24 और 360 है। यदि एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस तरह के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि बिल्कुल सीधे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो इस तरह के ही प्रश्न आएंगे जिसमें हमें, जैसे यहाँ पर हमारे पास महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती दोनों दिए हुए, दोनों के आंसर हमें दिए हुए, ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हमें पहली संख्या तो दी हुई है, एक संख्या दी हुई है और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए, चाहे आप ध्यान रखें जब एक संख्या दी हुई हो दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तब भी यही फॉर्मूला काम में आएगा। अगर दोनों संख्या दी हुई हो, साथ में अगर हमें महत्तम समापवर्ती दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्ती में ज्ञात करना है, फिर भी हमें इसी संबंध का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर चाहे लघुत्तम संख्या जगह महत्तम समापवर्ती में ज्ञात करना हो तो भी यही तरीका रहेगा। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए हमारे दिमाग में लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती जो है, इन दोनों के आपस में क्या संबंध है, ये हमें ज्ञात होना जरूरी है। तो आप ध्यान रखें कि लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो ये जो गुणा है, ये जो दो जो संख्या है, जिन संख्याओं के हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर रहे हैं या महत्तम समापवर्ती ज्ञात कर रहे हैं, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी आवश्यक है। जब अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ अगर अच्छे से है तो हम किसी भी तरह के प्रश्न हो कंपटीशन में, चाहे उसकी भाषा कैसे बदल दी जाए, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करते हैं कि अगर हमें एक संख्या दी हुई है तो हम दूसरी संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। हमारे पास देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त दोनों दिए हुए हैं। तो लघुत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है 360, यहाँ हम लिख देंगे 360 गुणा महत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है इन दोनों का 24। तो इन दोनों का जो गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास दोनों संख्या तो नहीं है, एक संख्या दी हुई है तो हम एक संख्या तो लिख देंगे कितनी 120 और दूसरी संख्या हमें अज्ञात है, उसके लिए हम क्या लिख देते हैं x। ठीक है, बाकी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, x का हमें मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आप चाहे तो इन दोनों का गुणा करें, लेकिन इनका गुणा करेंगे तो आपके जो प्रश्न है वो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हमारा समय ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो अधिकांश ऐसा कोशिश करें कि हम इनको गुणा न करना पड़े, हम इसको यहीं पर इसको सरल कर देते हैं। 0 से 0 कट कर दिया, 12 का 12 है तो 12 कम 12, 12 3 कितने हो गए 36। ठीक है, अब 3 और 24 का गुणा कर दीजिए, 24 3 कितने हो गए 72। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिल गई है 72। x को मैंने क्या सोचा था, दूसरी संख्या थी। ठीक है, एक संख्या तो दी हुई थी, तो दूसरी संख्या जो है वो हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगी कि दूसरी संख्या कौन सी है 72। तो कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं 36 और 48 का महत्तम समापवर्ती 12 है तो उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में भी हमें इसी संबंध का उपयोग करना होता है। यानी ध्यान रखें, अगर हमें एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तब भी हमारा यही फॉर्मूला काम करेगा। अगर हमें किसी का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है तो भी हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। या अगर यहाँ पर महत्तम समापवर्ती की जगह लघुत्तम समापवर्ती के आंसर दिए हुए हो और अगर महत्तम समापवर्ती में ज्ञात करना हो तो भी यही तरीका रहेगा। तो अपन दोनों ही प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि अनावश्यक वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे दोनों संख्याएं अगर दी हुई हो, जैसे 36 और 48 दोनों दिए हुए हैं, तो अगर हमें क्या ज्ञात करना है, इनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, तो हम बिल्कुल सिंपल विधि से भी इन दोनों का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम 36 और 48 का अगर लघुत्तम समापवर्ती अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या अपवर्त्य विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा आप या संक्षिप्त विधि द्वारा उनके करें तो भी हम लघुत्तम समापवर्ती डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें समय लगेगा। इसमें आपका समय ज़्यादा बहुत ही कम लगेगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए लघुत्तम समापवर्ती यहाँ नहीं दिया हुआ है, उसके लिए हम लिख देते हैं x। ठीक है, इसके बाद महत्तम समापवर्ती कितना दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 12, तो यहाँ लिख दिया हमने 12। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। दोनों जो संख्या है वो है 36 गुणा 48। ठीक है, अब यहाँ पे इनका गुणा अपन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम पक्षांतर करेंगे ताकि हो सके कि हमारा प्रश्न यहीं से सरल हो जाए और हमें अनावश्यक गुणा करना नहीं पड़े। अब यहाँ पर गुणा 12 जो गुणा में है वो कहाँ चले जाएंगे, पक्षांतर जब करेंगे तो ये चले जाएगा भाग में। ठीक है, अब इसको आप सरल कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 3 36, 12 का 12 मुझे सीधे ही दिख रहा है तो मैं सीधा भी इसको सिंपल तरीके से हल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 3 और 48 का गुणा कर दीजिए। ये 48, ये 3, बहुत ही सिंपल सा गुणा है। कितना 8 3 24, हासिल कितने हो गए 2, 3 4 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। यानी इसका आंसर आ गया है 144। यानी हमारे चुटकियों में ही हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें अनावश्यक 36 और 48 का किसी भी विधि से लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती भी ज्ञात करना होता तो हम क्या करते, लघुत्तम समापवर्ती की जगह लघुत्तम समापवर्ती के आंसर लिख देते और महत्तम समापवर्ती की जगह हम क्या लिख देते x। ठीक है, बाकी इसी तरह से दो संख्या को हम यहाँ गुणा कर देते और पक्षांतर जो होता है इसी तरह से आपके हल अगर आ सकता है अगर आपका महत्तम समापवर्ती दिया हुआ नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि अगर हमारे सामने संख्या न होकर अगर हमारे सामने बीजीय व्यंजक दिए हुए हो तो हम उनका लघुत्तम समापवर्ती या महत्तम समापवर्ती कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये जो छोटा सा जो बिंदु है इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जो है वो ज़्यादातर हमें जो प्रश्न मिलते हैं वो इस तरह से मिश्रित प्रश्न मिलते हैं जहाँ पर हमें बीजीय व्यंजकों का भी लघुत्तम समापवर्ती या उनका महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना पड़ सकता है। या इसी तरह से जैसे ये दो संख्या दी हुई है, इनका अगर लघुत्तम समापवर्ती दिया हुआ हो और महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना हो तो भी सारे तरीका तो वही रहेगा जैसा हम सामान्यतः प्रश्नों में करते हैं, लेकिन इसको करने के लिए थोड़े से हमको मशक्कत ये करनी पड़ेगी। हम इनके जो समस्या आएगी वो हमें क्या आएगी, पहला जो पद दिया वो दिया हुआ है 18 x की घात 2, y की घात 3 और z की घात 2। ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो पद ये दिया हुआ है 30 x की घात 3, y की घात 2 और z की घात 2। ठीक है, तो पहला काम तो हमें क्या करना है, इसके हम वही इनके क्या करना है, गुणनखंड में ज्ञात करने। अब गुणनखंड हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे 18 है तो 18 का तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा काम है, इसमें 2 का भाग दे दिया कितनी बार 9 बार, 9 में और 3 का भाग दे दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दे दिया कितनी बार 1 बार।
तो 18 के तो जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिले वो क्या मिले हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये काम तो हमने कर दिया 18 के लिए। ऐसा कैसा हमें 30 के लिए भी अभाज्य गुणनखंड हम कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 30 में किसका भाग दिया, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 में 2 का भाग पूरा नहीं जा सकता, 3 का भाग दिया कितनी बार, 5 बार, और 5 में 5 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो 30 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो मिले हमें 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया। कहाँ तक, हमें 18 और 30 के तो अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ से तो हम इनका तो हम लघुत्तम समावर्ती या महत्तम समावर्ती बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन समस्या आती है कि आगे जो ये जो चर पद जो दिए हुए हैं उनको हम कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया 18 30 के। अब हमें इनके भी अभाज्य, इनके गुणनखंडों के रूप में लिखना है। जैसे x की घात 2 है, इसका अर्थ क्या होगा, इनके गुणनखंड तो सिंपल से ही है, x गुणा x। बस x अगर 2 बार हम गुणा करेंगे तो हमें x की घात 2 मिल जाएगा। इसी तरह y की घात 3 का अर्थ क्या हुआ, y गुणा y। ठीक है, और इसी तरह z की घात 2 का अर्थ हुआ z गुणा 2 z। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें तो सबसे पहले तो क्या है, x की घात 3, तो x गुणा x। उसके बाद y कितनी बार है, y की घात 2 है तो y गुणा y हो गया। और z जो है, z की भी घात कितनी दी हुई है, 2, अर्थात हो गया यहाँ पर भी z गुणा z। ठीक है, ये तो हो गए इनके गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम हम इनका क्या करते हैं, महत्तम समावर्ती ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वापस मैं दोहरान कर रहा हूँ, फिर भी देखो हर बार मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर अच्छे से समझ में नहीं आती है, आपको कहीं भी ऐसा कन्फ्यूजन रहता है छोटा सा भी, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो होगा तो आपकी छोटी से छोटी समस्या को भी मैं उसमें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, आप कहीं भी अगर संकोच रखेंगे तो ये बहुत ही जरूरी होता है, उस शंका समाधान करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर शंका समाधान आप नहीं करोगे तो आपकी छोटी सी जो ये भूल होगी वो आपको कंपटीशन एग्जाम में कई बार बड़ी मुश्किल में हमें डाल देती है। तो हमें हर छोटी सी चीज़ को भी अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का महत्तम समावर्ती करना है। तो महत्तम समावर्ती के लिए हम क्या करते हैं कि हमें इनके कॉमन जो गुणनखंड है उनको हम केवल इसमें से हम चयन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे देखिए 2 दोनों का ही गुणनखंड है, तो 2 इसका उभयनिष्ठ हो गया। इसी तरह से देखिए 3 दोनों में ही उभयनिष्ठ है, 3 भी आ गया। इसके बाद में 3 और 5 नहीं है। अब देखिए x को भी कॉमन इसी तरह से लीजिए, x दोनों में कॉमन है तो x आ गया। एक बार और x कॉमन है तो एक बार और x आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम y को देखें तो y जो कॉमन कितनी बार आ रहा है, एक बार y आ गया। एक बार और कॉमन है, दोनों में ही उभयनिष्ठ है, तो एक बार हमने और ले लिया कॉमन। इसी तरह से y देखिए ये नहीं है। इसके बाद में z को देखा तो z जो है वो भी 2 बार यहाँ कॉमन आ रहे, तो हमने z गुणा z। इनका महत्तम समावर्ती करना तो बहुत ही सिंपल है। हम इनका क्या कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गए, x की घात कितनी हो गई, 2, y की घात भी 2 और z की घात भी 2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा महत्तम समावर्ती। अब अगर हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना हो, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम घातों को देखकर ही सीधे इनके महत्तम समावर्ती या इनका लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कर सकते हैं। तो यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए जब हमें महत्तम समावर्ती ज्ञात करना हो तब तो हमें इनकी न्यूनतम घात लिखनी होती है। ये आप ध्यान रखें, क्या लिखना है, हमें इनकी न्यूनतम घात लिखनी होती है। लेकिन वो न्यूनतम घात किनकी लिखनी है, जो हमारे दोनों में ही उभयनिष्ठ होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है उसमें से आपको न्यूनतम घात देख के लिखेंगे तो हमारा महत्तम समावर्ती का आंसर आएगा। और लघुत्तम समावर्ती में आंसर कैसे आएगा, हमें जो जितने भी इसके गुणनखंड है उनकी हमें अधिकतम घात लिखनी है। उनकी घात जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, हम अधिकतम। लेकिन इसमें महत्तम समावर्ती दोनों में फर्क ये है कि महत्तम समावर्ती तक आप केवल जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं केवल उनकी ही घातों को हम देखते हैं, लेकिन लघुत्तम समावर्ती में हमें जितने भी गुणनखंड है सबकी आपको अधिकतम घात देखनी है। चलिए, तो इसकी तरफ वापस बढ़ते हैं हम प्रश्नों को। तो पहले तो क्या करते हैं, हम इनके गुणनखंड एक बार पुनः लिख देते हैं जैसा हमने पहले किया था। तो क्या है, इसके 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में हमें x की घात 2 ऐसे ही रहने देते हैं, गुणनखंड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। y की घात भी 2, y की घात 3 और z की घात 2। ठीक है, और इसमें जो इसके गुणनखंड थे वो क्या थे, 2 गुणा 3 गुणा 5। इसके साथ ही x की घात कितनी है, 3, y की घात है यहाँ पर 2 और z की घात है यहाँ पर 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि घातें तो हमें यहीं से दिखाई दे रही है। अब हमें लघुत्तम समावर्ती में क्या करना है,
जैसा मैंने अभी भी कहा है, पिछले वीडियो में भी कहा है, तो सबसे पहले तो हमें अंकों को जो अभाज्य संख्या जो इनको आप देखिए, वैसे 2 जो है इस 2 की घात इसमें कितनी है 1, इसमें भी 2 की घात कितनी है 1, तो अधिकतम जो 2 की घात है वो कितनी है 1। ठीक है, ये लिख दी। उसके बाद हम देखते हैं 3 को, तो 3 इसमें कितनी बार है 2 बार, और इसमें कितनी बार है अधिकतम 1 बार, यानी हाईएस्ट जो हमें 3 की घात मिली वो कितनी मिली है 3 की घात 2। तो ये हमने लिख दी 3 की घात 2। अब हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर हमें 5 भी एक दिखाई दे रहा है, तो अगर ये महत्तम समापवर्त्य होता तो ये 5 हमारा गुणनखंड यहाँ नहीं आता, यही फर्क है। इसलिए महत्तम समापवर्त्य में हम घातों वाला ये करने की कोशिश नहीं करते, उसमें कहीं चूकने की संभावना रहती है। तो आप इसको बस अधिकतम कैसे करें, हम यहाँ पर 5 की अधिकतम घात कितनी है, केवल 1 है, तो हमको यहाँ पर एक बार जरूर इसको उपयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े x को देखें, तो यहाँ पर x की घात कितनी है 2, और इसमें x की घात अधिकतम कितनी है 3, अर्थात x की अधिकतम घात हो गई 3, y की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 2 है, इसमें घात कितनी है 3, तो अधिकतम घात हो गई y की 3, और z की अधिकतम घात कितनी है, दोनों ही जगह 2 घात है समान है, तो z की घात अधिकतम घात हो गई 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें लघुत्तम समापवर्त्य आंसर मिल जाएगा 2 की घात 1 का मतलब कितना हुआ 2, 3 की घात 2 का अर्थ कितना हुआ, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 5 की घात 1 का अर्थ हो गया 5, और ये तो बिल्कुल सिंपल है, x की घात 3, y घात 3 और z की घात 2। ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 पंजे कितने हो गए 90। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य जो आ गया वो हमें मिल गया है 90, x घात 3, y घात 3 और z की घात 2। इस तरह से हम किसी भी बीजीय पद जो है उनका हम लघुत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात कर सकते हैं और महत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे बीजीय व्यंजकों के चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसमें हम कई बार गुणनखंड करके भी हमें इनके लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात करने पड़ते हैं, लेकिन इतना हम सब इस वीडियो में नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं लघुत्तम समापवर्त्य में वो थोड़े सिंपल ही आएंगे। तो इससे अच्छे जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को अपन जब बीजीय व्यंजक वाला जो चैप्टर लेंगे उसमें अपन पहले उनका गुणनखंड करना सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैं अगर वो करवाऊंगा तो आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा, समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो ऐसे कहीं मेरी कोशिश नहीं होती कि हम आधी अधूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े, तो हम पहले यहीं तक इसको खत्म करेंगे। सिंपल सा हमने बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना सीखा। तो दूसरी जो बात कर रहा था, जो हमने अभी जो प्रश्न किए थे, अगर हमें दोनों संख्या में से अगर एक संख्या अगर दी हुई है, साथ में हमें उनका लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य अगर दिया हुआ हो, तो हम दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, जैसा हमने अभी समुद्र ज्ञात किया था। आगे बढ़े और छोटे से चर्चा अपन ये कर लेते हैं कि अगर बीजीय व्यंजकों की जगह अगर हमारे सामने भिन्न संख्या अगर लिखी हुई हो, भिन्न संख्या कौन सी होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, जिनको अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऊपरी जो संख्या जिसको क्या कहते हैं अंश, और नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको क्या कहते हैं हर। तो अगर ऐसी संख्या हमारे सामने दी हुई है, एग्जांपल के लिए जैसे ये दे दिया कि 2/3, 1/4 और 5/6, जैसे इनका आपको क्या ज्ञात करना है, इनका हो सकता है कि महत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात करना पूछा जा सकता है, या इनका ये पूछ सकता है इनका लघुत्तम समापवर्त्य बताइए कितना होगा। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। वहाँ पर न तो उनको आपको भिन्नों को जोड़ना है, न भिन्नों को घटाना है, न उनका गुणा करना है आपस में, न आपको भाग करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अंशों का काम अलग करना है और हर का लिए जो है वो काम आपको अलग करना है। तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब हमें भिन्नों का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, इनका महत्तम समापवर्त्य करना हो, तो हमें क्या करना है, यानी सिंपल सा याद रखिए, जो काम हमें करना है, अगर हमें महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है तो हमें अंशों का महत्तम समापवर्त्य याद कर दीजिए। अगर लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है तो हमें अंशों का लघुत्तम समापवर्त्य करना है। यानी कहने का तात्पर्य, जो अंश में जो संख्या लिखी हुई है उनके साथ हमें वही काम करना है जो हमें ज्ञात करना है। ये आप इतना से याद रखेंगे तो आपको प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कहने का तात्पर्य, अगर हमें भिन्नों का महत्तम समापवर्त्य करना है तो हमें क्या करना है, जो अंश में जो संख्या दी हुई है जैसे 2, 1 और 5, इन दोनों का तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्त्य, और उसके साथ में जो पीछे जो हर बचे हैं उन हरों का हम करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। और उन दोनों के जब आंसर आप लिख दोगे तो आपको उस जो भिन्नें जितनी भी दी हुई है उन भिन्नों का आपको क्या मिल जाएगा, महत्तम समापवर्त्य। और इसी तरह से दूसरा जो है, अगर हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, जो भी अंश में जो संख्या लिखी हुई है उन सबका तो आप लघुत्तम समापवर्त्य कर लीजिए, बड़ी संक्षिप्त विधि से कर दीजिए, और हरों का जो है उनका हमें क्या लिखना है, उनका महत्तम समापवर्त्य लिखना है। तो हम इतना जब काम करेंगे तो हमें जो भिन्नों वाले जो प्रश्न आते हैं तो उनको प्रश्नों को अपन आसानी से उनके महत्तम समापवर्त्य या लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं।
तो आशा करूंगा आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी साझा की है। फिर भी आपको इसमें कहीं भी अगर दिक्कत आई हो, कुछ भी समझने में अगर आपको समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन उस छोटी सी समस्या का भी उसमें आपका समाधान कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। और एक बार और निवेदन कर दूं, जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करें, ताकि रेट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप भी वंचित नहीं होंगे और आपको समय पर उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तीसरी इकाई को हम शुरू करेंगे अगले चैप्टर में, तो आप कहीं भी उस वीडियो से वंचित नहीं हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।